और ये कुछ पॉइंट्स लिख लेना बना के रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स का। एक पॉइंट ये भी ऐड कर लेना कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इस 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा साइज होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। और पूरे ही एटम का कितना साइज होता है, देखो कहीं कहीं 10⁻⁻10 भी दिया होता है, कहीं -12 भी दिया होता है, आपकी बुक में -12 दिया हुआ है, तो हम -12 और -10 के बीच में भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है आपका इट इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो हाँ, रदरफोर्ड ने और क्या कहा था। अब देखो रदरफोर्ड का एक एटम की देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि रदरफोर्ड ने कहा कि एटम है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है जिसने सारे पॉजिटिव चार्जेस को पजेस किया हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। और जैसे कि सन है, यहाँ सन के चारों तरफ प्लैनेट्स और बाकी के जो प्लैनेट्स, आपके 8 प्लैनेट्स वो रिवॉल्व करते हैं ना इस टाइप से, इसी तरह से ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है इसको इन्होंने प्लैनेटरी मॉडल भी बोला था, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं आपकी एक बार बुक में, देखो उन्होंने कहा था कि रदरफोर्ड के according to this positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in a small volume called the nucleus with electron revolving around the nucleus just as the planet revolve around the sun, ठीक है। इसीलिए जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसको कहा था प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम एंड ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपकी बुक्स में, ये अच्छे से पढ़ लेना इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ का बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यही आपका अल्फा मॉडल स्कैटरिंग पार्टिकल वो है एक्सपेरिमेंट जो हमने अभी पढ़ा है, ये सारी अरेंजमेंट है आपकी बुक में, देख लेना। ये वही डायग्राम है आपका ग्राफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ हमने अभी ड्रॉ किया था इसी टाइप से, और ये सारी थ्योरी लिखी हुई है इन्होंने। न्यूक्लियस का साइज़, हाँ आपकी बुक में भी ये 10 नहीं -10 तो एटम का साइज़ है, सॉरी इन्होंने न्यूक्लियस का साइज़ को -15 से -14 के बीच में वेरी कराया है, और फिर उन्होंने कहा है 10,000 टाइम्स और 1 लाख टाइम्स लार्जर है साइज ऑफ द एटम देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारा एक बार देख लेना। अच्छा एक चीज़ और इन्होंने बताई है आपकी यहाँ पे बुक में, कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे हमारे यहाँ पे, अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये स्क्रीन थी आपकी, ठीक है। यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं और इनका अल्फ़ा पार्टिकल्स का, और जहाँ पे न्यूक्लियस है जहाँ से रिटर्न बैक ले रहे थे थोड़ा सा रिपल्शन फील करके, मीन्स वो वहाँ पे टच नहीं किया था उसने उसको, ठीक है। यहाँ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आए हैं ना, इन्होंने अगर इसको यहाँ पे रिपल्शन फील हुआ तो यहीं से वापस रिटर्न बैक ले लिया, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस इन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इस इनकी जो बीच की जो फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे लग रही है, वो फोर्स क्या है आपकी, ये है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, F = K Q1 Q2 अपॉन R², फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वही फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। Q1 क्या है, एक आपका अल्फ़ा पार्टिकल है, और दूसरा Q2 हमने क्या लिया है, एक सिंपल कोई भी पार्टिकल ले लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो R है आपका, वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द अल्फ़ा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, वो आपका डिस्टेंस है अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, अगर यहाँ पे है तो ये आपका R हो गया, ठीक है। यहाँ से इसने यू टर्न ले लिया तो, और इन्होंने क्या बताया, फिर Q1 जो है उसको हमने 2e रख दिया, क्यों, Q1 चार्ज है और क्या है, हीलियम है, हीलियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसलिए यहाँ पे 2e रख दिया। दूसरे में हमने Ze रखा क्योंकि हमें वहाँ पे नहीं पता कि अभी कौन सा एटम है, ठीक है। और फिर उन्होंने ये आपका एक फोर्स का फार्मूला बन गया है यहाँ पे, फिर कहा कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल कंटिन्यूसली चेंजेस एट इट अप्रोचेस द न्यूक्लियस एंड रिसीव्स अवे फ्रॉम इट। इट मीन्स कि जो
फोर्स लग रही है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, वो डिपेंड करती है कि जो पार्टिकल है वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जा रहा है या फिर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जा रहा है। तो उसी हिसाब से फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। कि अगर उसको अनडिफ्लेक्टेड हुआ पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हुआ स्क्रीन से, तो वो तो स्क्रीन में आ गया, डिटेक्टर से पास हो गया, है ना। बट अगर उसने रिपल्शन फील किया तो उस टाइम पे वो रिटर्न बैक हो गया, तो वहाँ पे उसकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फर्स्ट वाले केस के कंपैरिजन। ठीक है, और नेक्स्ट हम अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमें अभी रदरफोर्ड का मॉडल थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। और देखो रदरफोर्ड के मॉडल में और कंक्लूजन्स में हम क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन इनका था कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जो स्कैटरिंग है, जो उनका एंगल है कि कितने पार्टिकल्स कितने एंगल से स्कैटर हो रहे हैं। जैसे वर्ल्ड फॉयल के टाइम पे हमने कहा 99% पार्टिकल्स वहाँ से स्कैटर हो रहे हैं, बट ये हर केस में फिक्स नहीं है ये एंगल। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नेक्स्ट पॉइंट में, अपना नेक्स्ट कंक्लूजन में, कि ये जो नंबर ऑफ वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग एंगल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स या मेटल्स जो भी है। ठीक है, कि अगर हम गोल्ड की जगह कोई और फॉइल ले लें तो वो उसका एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, स्कैटरिंग एंगल। तो और दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस के अंदर वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि किसी का अगर न्यूक्लियस के अंदर 4 पॉजिटिव चार्ज हैं तो दूसरे एटम के लिए भी 4 ही हो, दूसरे मेटल के लिए किसी में 4 भी होंगे, किसी में 5 भी होंगे, किसी में 6 भी होंगे, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो वो मेटल टू मेटल वेरी करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहा कि अगर इन्होंने बेसिकली इस चीज़ को नहीं बताया, इसके बारे में कुछ भी, इनके जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। देखो जे थॉमसन का ड्रॉबैक क्या था, उन्होंने बस इलेक्ट्रॉन एटम को न्यूट्रल करके छोड़ दिया कि प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट उन्होंने ये नहीं, उनकी पोजीशन को पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं किया, जो कि रदरफोर्ड ने किया, कि न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया। न्यूक्लियस के मॉडल का क्या ड्रॉबैक था, जिससे कि हमारे नील्स बोहर सर आगे आए। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है उसमें बीच में प्रोटॉन वो होता है, न्यूक्लियस होता है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सपोज v वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ अगर चार्जेस रिवॉल्व करती हैं किसी के भी अराउंड, वो अपने अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशंस को इमिट करती हैं। ठीक है, रेडिएशंस इमिट होने से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, मीन्स यहाँ से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है। ठीक है, और अगर एनर्जी लूज़ हो रही है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे 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 अंदर की साइड आते आते इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बट रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस ये कह के छोड़ दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी रेडिएशंस इमिट करता है। बट अगर ऐसा है, ठीक है, वो करता है, वो तो है कि, बट अगर वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है तो वो अपने न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, फिर तो ये मॉडल फेल हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स ही चारों तरफ रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो किस बात का प्लानेटरी मोशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, एटम का। तो ये सब चीज़ें किन्होंने डिफ़ाइन की, फिर फर्दर नील्स बोहर ने इनके ड्रॉबैक को डिफ़ाइन किया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो अच्छा देखो, फिर एक चीज़ और सोच के बताओ कि अगर ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते, और मैं आपसे कह रही हूँ कि जो हमारी अर्थ है वो भी तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है ना। तो अब देखो सन के अराउंड तो सारे ही प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बट हम अर्थ की बात करते हैं, फिर अर्थ क्यों नहीं सन में जाके गिरा, या फिर मून क्यों नहीं अर्थ में आके गिरा, क्यों नहीं हुआ ऐसे, वो क्यों अपने फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, सोचो। देखो इन्होंने क्या कहा फिर, उन्होंने नील्स बोहर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये अपनी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है जिससे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, FC में। ठीक है, इसी वजह से वो अपने उन्हीं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कभी भी अपना, फिर कह रहे हैं कि ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहे हैं। इनके अराउंड नील्स बोहर ने 4 ऑर्बिट्स की इन्वेंशन की थी, जिसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, KLMN, और मे बी ये पूरी थ्योरी भी पढ़ी हो केमिस्ट्री के अंदर आपने। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिफाइन किया था, लाइक K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8, फिर 18, फिर 32, फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लूज़ करता है वो लोअर ऑर्बिट में जाके गिर जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इनिशियली अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में ईजिली रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
इसको हम आपकी एक बार बुक में देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Fe, the electrostatic force of attraction Fe revolving electrons between the electrons and the nucleus provide the requisite centripetal force to keep them in their orbits। ठीक है, उनको उनके ऑर्बिट्स में ही रखने के लिए उसने क्या करा, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स में कह दिया कि ये इसके इक्वेट कर रहा है या फिर इसके इक्वल है, इसको उसने कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखो Fe इज इक्वल टू FC कर दिया। Fe हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ये पढ़ा है ना हमने, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा mv स्क्वायर अपॉन R, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने आगे कैसे किया है। फिर इन्होंने यहाँ से R का फॉर्मूला निकाल लिया है इस इक्वेशन को यूज़ करके। यहाँ से इन्होंने क्या करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर mv स्क्वायर अपॉन R, एक R से एक R कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे R बचा तो इस R को हम इस साइड ले गए, mv स्क्वायर को नीचे ले आए बस। ठीक है, R इधर आ गया और mv स्क्वायर नीचे आ गया। तब ये कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम। इन्होंने देखो यहाँ पे कौन सा एटम कंसिडर किया है, हाइड्रोजन एटम। पेपर में काफ़ी बार हाइड्रोजन एटम को लेके भी आपका डेरिवेशन आ जाएगी, तो ये मत सोचना कि हमने तो हाइड्रोजन एटम का कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो यहाँ पे। अब देखो इन्होंने काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की बात की है, तो दोनों का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो अल्फ़ा पार्टिकल था, ये एक बार हटा देती हूँ सारा। आपका यहाँ पे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे थे और ये हमने एक स्क्रीन बनाया था, यहाँ पे हमें एक न्यूक्लियस मिला। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा पार्टिकल सपोज़ यहाँ से बैक हो गया, तो इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस था R, ठीक है, या फिर मैं कह देती हूँ R0, कुछ भी आप सपोज़ कर सकते हैं। तो इनिशियली जो अल्फ़ा पार्टिकल है, इनिशियली अल्फ़ा पार्टिकल की जो वो है पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या थी आपकी, सोर्स से निकल रहा है तो इनफाइनाइट, वो सॉरी इनिशियल जो डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी नहीं कह सकते, इनिशियल जो वो है डिस्टेंस है R अल्फ़ा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस से। ठीक है, ये RI लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये इनिशियल डिस्टेंस जो है अल्फ़ा पार्टिकल का न्यूक्लियस से, वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब वो उसकी स्क्रीन के अंदर एंटर कर गया है। ठीक है, तो मैं इसको इनिशियल डिस्टेंस को इन्फिनिटी कंसिडर कर रही हूँ। जैसे कि देखो आप सपोज़ करो कोई भी चीज़, कोई एक छोटा सा पॉइंट है, सपोज़ आप एक बहुत ही बड़ी वॉल पे अपने पेन से एक पॉइंट लगा रहे हो और अगर आप उसको दूर से देखते हैं तो वो निग्लिजिबल पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए वो हम उसको इनफाइनाइट भी कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारा R जो है वो इतना साइज़ ऑफ द एटम ही कितना छोटा है और न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, तो अगर वहाँ से हम अपने स्कूल से और आपके घर तक का भी देखें तो आपका घर एक बहुत ही छोटा दिखेगा अगर हम कहीं बिल्डिंग पे से देखेंगे ऊपर से। ठीक है, लाइक कुछ बच्चे संगम विहार से आते हैं तो कुछ आपका नहीं दिखेगा, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको इनफाइनाइट कंसिडर कर सकते हैं। और फिर जब वो उसके अंदर एंटर कर गया तब उसका डिस्टेंस क्या हो गया, कुछ R0 हो गया इसके साथ। ठीक है, ये R ही ले लेते हैं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब देखो यहाँ पे इनिशियली अल्फ़ा पार्टिकल्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो ये चल के आ रहे हैं। जब वो स्क्रीन के अंदर आ गए और यहाँ पे इन्होंने एक सेकंड के लिए रिपल्शन फील किया, तो उस टाइम पे देखो जी यहाँ पे एक सेकंड के लिए पार्टिकल रुका, तो यहाँ पे जो रुका तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन वहाँ पे लेके बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या हो रहा है कि हमारी टोटल जो एनर्जी है वो कंजर्व रहनी चाहिए। तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये होना चाहिए। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको मैंने सपोज K कंसिडर कर लिया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो थी हमारी वो क्या थी, K Q1 Q2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, K Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है। ठीक है, R इनिशियली हमने इनफाइनाइट कंसिडर किया था। देन उसके बाद क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी स्क्रीन के अंदर जब उसने एंटर कर लिया, रिपल्शन फील करा, तो वो ज़ीरो हो गई, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगा यहाँ पे। तो K Q1 Q2 अपॉन जो उसका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस था रिपल्शन से पहले न्यूक्लियस से के साथ, वो क्या था, R था। ठीक है, तो अब इनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो ये K और इस K में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको KE ही लिख लेती हूँ। ठीक है, तो देखो ये इनफाइनाइट है तो ये कैंसिल होकर ज़ीरो हो गया ये वाला टर्म। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई आपकी, K Q1 Q2 अपॉन R, और इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 जो है वो क्या है हमारा 2E हो जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, और ये सेकंड जो पार्टिकल है वो ZE लिख लेते हैं इसको हम।
और ये हो गया आपका आर। सो दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच द अल्फा पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग ऑन द स्क्रीन। और इस काइनेटिक एनर्जी से हम ये आर भी अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको आर नॉट ही लिख लो, ठीक है। ये वो आर नॉट है जहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, वो अल्फा पार्टिकल जो है वो रिपल्शन फील करके 180 डिग्री से रिटर्न हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम इस आर नॉट का भी क्या निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आई है वो आपकी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2E ZD अपॉन आर नॉट, ठीक है। यहाँ से जो आर नॉट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2E ZD अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी E। सो ये जो आर नॉट है यहाँ पे, ये आर नॉट क्या है, आपका एक नया टर्म मिलेगा अब आपको यहाँ। आर नॉट का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये आर नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। वो डिस्टेंस है जिससे कि हमारा अल्फा पार्टिकल, जहाँ से हमने न्यूक्लियस को फील किया जिस अल्फा पार्टिकल से, वो अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस से हमारा न्यूक्लियस से रिटर्न हो गया है, उसका कितना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस तक वो वहाँ गया और कितना वो फिर वहाँ पे वापस चला गया वहाँ से रिटर्न होके, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, आर नॉट। इसमें ये इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। जो ये 2E है ये मैंने अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लिखा है, और जो ZE है ये बेसिकली क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन सा पार्टिकल है, लाइक किस चीज़ का एटम है। हमारा अल्फ़ा पार्टिकल तो आ ही रहा है, वो तो कॉमन है सारे मेटल एलिमेंट्स के लिए। तो ZE मैंने यहाँ पे Z क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो स्कैटरिंग है और नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो वेरी करेंगे फॉर द डिफरेंट मेटल्स के लिए, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि क्या चीज़ है, गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर कोई और है, हीलियम है, बिस्मथ है, क्या चीज़ है हमें नहीं पता। तो इसीलिए हम जो भी एलिमेंट होगा उसमें का जो एटॉमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग Z की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये जो फॉर्मूला आया है, अगर मैं गोल्ड की बात करती हूँ, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्ड के लिए, आपकी जो आर नॉट की वैल्यू है वो आती है 30 × 10⁻⁻15 फर्मी मीटर, ठीक है। फर्मी मीटर का क्या मतलब है कि देखो, जैसे आप ये यूनिट होती है डिस्टेंस की, फर्मी मीटर भी, कि एक फर्मी मीटर में हमारे 10⁻⁻15 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आपका जो यहाँ पे मैंने लिखा है, अच्छा ये फर्मी नहीं है, ये ओनली मीटर लिखना, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द गोल्ड फॉइल आर नॉट इज़ 30 × 10⁻⁻15 मीटर आता है। अगर आप इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दें 1.6 × 10⁻⁻19, Z गोल्ड की वैल्यू पुट कर दें, एटॉमिक नंबर Z का 79 होता है। काइनेटिक एनर्जी जो इस टाइम पे अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो आपकी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो आपकी आर नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं 30 फर्मी मीटर। अगर पेपर में फर्मी में आए तो ये मत सोचना ये FM क्या है, ठीक है, इट इज़ फर्मी मीटर। अच्छा बच्चों, अभी हम अपना ये वाला टॉपिक भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट था, वो जो मैंने वहाँ पे आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझा रही थी, वो इस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि पहले मिक्स हो गया था। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, जो मैं आपको नील्स बोहर वाला कंटिन्यू कर रही थी, ये वो वाला है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही ऑर्बिट में कैसे स्टेबल रह पाता है, क्योंकि हम उसकी उस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसीलिए हमने इसको यहाँ से इक्वेट कर दिया, ठीक है। कि अगर हमने इसको यहाँ से इक्वेट किया, फिर हमने एक्सप्रेशन पढ़ लिया था कि ये R आ गया आपका। अब जब ये R आ गया तो इसको हम कह रहे हैं कि जो इसकी टोटल एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की, वो भी क्या रहनी चाहिए, आपकी कंजर्व रहनी चाहिए। तो यहाँ पे भी वही सेम हम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो आपका ये R वाला फॉर्मूला निकल के आया, तो इससे हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे ड्राइव करेंगे, इससे हम V की टर्म्स में लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को, E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M × R। अब देखो, जो काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ mv² होता है, इस v² की जगह मैं ये वाला v² पुट कर रही हूँ। तो अगर मैं ये वाला v² पुट करती हूँ, हाफ M × E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M R, तो M से ये M कैंसिल हो गया,
और क्या बचा आपका ई स्क्वेयर 4 टू ज़ा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, किसमें, हाइड्रोजन एटम के अंदर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो के Q1 Q2 अपॉन आर होती है। तो के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, Q1 Q2 को ई स्क्वेयर कर दिया और आर एज इट इज़ है। ये देखो नेगेटिव साइन आपका क्या शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की इन और हाइड्रोजन एटम, इट इज़ इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ आर, के अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब जो आपकी टोटल एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम की वो क्या होगी, इनका सम कर देंगे हम, इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, बट यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और नीचे आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 8 आएगा एलसीएम में, ठीक है, और बाकी का टर्म एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से आपकी टोटल एनर्जी आ गई हाइड्रोजन एटम की, वो इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, नेगेटिव है। दिस इम्प्लाइज दैट द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसीलिए नेगेटिव है मीन्स अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होगा और वो यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा अपने ऑर्बिट्स में। इफ़ एनर्जी वर पॉजिटिव, ठीक है, अगर एनर्जी हमारी पॉजिटिव आती तो जो इलेक्ट्रॉन था वो नॉट फॉलोड अ क्लोज ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस और वो नॉकआउट हो जाता है एक टाइम पे आने पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से देखो अगर आपका आए कि क्या प्रूफ है कि जो प्रूफ करो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है और वो पूरे टाइम स्टेबल रहता है उस रिवॉल्यूशन में, कि वो वहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, लाइक अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता, ठीक है, मीन्स अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करता, या फिर वो न्यूक्लियस में जाके नहीं टकराता है या फिर वो बाहर नहीं जाता है, तो उस चीज़ को प्रूफ कर दो। ये जो डेरिवेशन है ये उस चीज़ का प्रूफ है कि अगर हमारा लास्ट में एनर्जी लेस देन ज़ीरो आ रही है, देखो इस पर आपका MCQ भी आ सकता है कि अगर व्हाट द रिलेशन विच शोज द इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस स्टेबली। तो आप ये वाला जो वहाँ पे ऑप्शंस भी दे सकते हैं कि उसकी एनर्जी ज़ीरो होगी या उसकी एनर्जी ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, लेस देन ज़ीरो होगी, ठीक है, इस टाइप से ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये कि एनर्जी जो होगी वो लेस देन ज़ीरो होगी, तभी वो जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या होंगे, बाउंड रहेंगे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होती तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की तरफ नॉकआउट कर जाते। आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा सारा, और ये अपने से थोड़ा सा पढ़ना, इनके जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ये करना। ये न्यूमेरिकल देखो ये आर इसी पे बेस्ड है एनर्जी, और इस आर पे जो हमने अभी ऊपर टॉपिक किया है एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये पढ़ेंगे, बट इससे पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी है जो है इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक अपना ये कर लो, काम कंप्लीट रखो। और अब फ्राइडे को जो आपकी ये DOE वाली क्लास होगी कल, इट मीन्स, ठीक है, उस फ्राइडे को जो आपकी क्लास होगी उसमें सब बच्चे, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्विज़ आती है लिंक आता है उस क्विज़ का मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। कोई भी बच्चा मुझे प्रेजेंट लिख के नहीं भेजेगा, सब मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे कि कितना स्कोर आया है, और आपका वही क्लास टेस्ट रहा करेगा हर वीक का, ठीक है। अब देखो जिस बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट मैम लिख के भेज देते हैं, मुझे नहीं पता कि कौन अटेंड कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसका कल पता चल जाएगा। और अब मैं किसी को कहूँगी भी नहीं कि स्क्रीनशॉट भेजो, जिसका आ गया इट मीन्स वीडियो उसने पूरी देख ली है।